उस दिन दोस्ती की मस्तियों में डूबे हुए कब शाम से रात हुई, राज और उसके साथियों को पता भी नहीं चला। रात होने के पहले वो सभी अपने अपने ठिकानों पर वापस आ गए थे। आज राज की आंखों में नींद की एक झलक भी नहीं थी। वो बस बिस्तर पर लेटा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना एक्साइटेड क्यों था। शायद इसकी एक ही वजह एकदम साफ थी कि राज कल दोपहर पहाड़ी महारथी शल्य से मिलने वाला था, जो उसे शुरुआती मेडिटेशन टेक्निक और कुछ और टेक्निक देने वाला था, जिससे राज आधार बनाने के अपने 100 दिन के सफर पर चलने वाला था। या शायद इसकी एक वजह और भी हो सकती थी, लेकिन इसके बारे में साफ तौर पर कह पाना कठिन था। शायद राज को इसलिए भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे थकान मिटाने वाली दवाई में ताकत मिल रही थी। खैर, कुछ भी हो, अभी मुद्दा बस ये था कि राज को नींद नहीं आ रही थी। रोहन तो अब तक सपनों की दुनिया में जाकर गुर्राने भी लगा था, लेकिन राज सिर्फ और सिर्फ अपने बिस्तर पर करवटें बदलने में व्यस्त था। यार, ये नींद भी क्या बला है। पूरी दुनिया सो रही है और मैं उल्लू की तरह जाग रहा हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी आंखों में नींद नहीं है। राज ने करवट बदलते हुए मन ही मन सोचा। आंखें मूंदने पर भी उसका दिमाग एकदम साफ था, जिससे वो किसी भी बात पर ध्यान लगाकर सोने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। राज को महसूस हुआ कि वो बहुत देर से बिस्तर में यूं ही लेटा हुआ है, लेकिन जब उसने फोन में समय देखा तो अभी सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे थे। हे भगवान, आखिर आज मैं समय कैसे गुजारूं? राज ने गहरी सांस लेकर धीमे से कहा। रात भर नींद न आने के कारण अगले दिन सुबह राज थोड़ा थका थका लग रहा था। वो बात अलग थी कि शरीर से वो जरा भी थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था। रात भर सोना पाने के बाद भी उसे सुबह की उबासी तक नहीं आ रही थी। 18 साल की आम जिंदगी ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि अगर वो रात भर नहीं सोया है तो वो थका हुआ महसूस करेगा। इसीलिए राज दिमागी तौर पर थका था। आज सुबह से उसकी 4 क्लास थी और आज राज अपना फोन भी साथ लेकर आया था। इस बार उसे अपना फोन चार्ज करना भी याद था, ताकि यदि शल्य उसे फोन लगाए तो उसे कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बेसब्री के कारण राज की शुरुआती 2 क्लास तो काफी जल्दी निपट गई। हालांकि शल्य का अभी तक उसके पास कोई फोन नहीं आया। तब तक राज का सब्र टूट गया था और उसे लगने लगा था जैसे वो कई सालों से शल्य का इंतजार कर रहा था। इसके बाद राज की इंग्लिश की क्लास शुरू होने वाली थी। बीच में मिले ब्रेक के दौरान ही राज के टीचर क्लास में आ गए। उन्हें ना तो किसी का लेट आना पसंद था, ना ही वो कभी लेट आते थे। वो एकदम पाबंद थे और इसी कारण वो सभी को पाबंदी में रखते थे। हाल ही में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और उन्हें लंबे समय तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा था। कल रात ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था और आज वो क्लास लेने आ गए थे। किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ठीक ऐसा ही राज के इंग्लिश टीचर के साथ हुआ था। उन्हें पढ़ाने से इतना प्यार था कि पढ़ाई उनसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाई। एकदम ढंग से काटे गए बालों वाले अपने टीचर को देखकर राज को थोड़ा तरस आ रहा था। कितने दुख की बात है कि शर्मा सर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। मैंने तो सोचा था कि वो कुछ दिन और वही रहेंगे। रोहन ने इंग्लिश टीचर की तरफ देखकर धीमे से कहा। रोहन की इंग्लिश इतनी खास नहीं थी, लेकिन वो शर्मा सर को झेल नहीं सकता था। मैं पीछे जाकर बैठने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रोहन ने यासिन से पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ बैठूंगा, यासिन ने जवाब दिया। रोहन के मुकाबले यासिन की इंग्लिश काफी अच्छी थी। उसने पहले ही किताब से काफी कुछ तैयार कर लिया था, इसीलिए वो भी अब इंग्लिश की क्लास में इंटरेस्टेड नहीं था और पीछे बैठकर कंप्यूटर कोड्स के बारे में सोचना चाहता था। मैं भी यशी के साथ पीछे ही बैठूंगा, उनके एक और साथी गणेश ने कहा। गणेश उनमें से था जिसे अपना नाम जरा भी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि उसके घर वालों ने उससे किस बात का बदला लेने के लिए उसका इस तरह का नाम रखा था। एक बार बचपन में गणेश अपना नाम बदलवाने के लिए पुलिस स्टेशन तक चला गया था, लेकिन वहां उसकी कोई दाल नहीं गली और उसे आज तक उसी नाम से काम चलाना पड़ रहा था। हालांकि इस तरह पुलिस स्टेशन जाने की कीमत के तौर पर गणेश को बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ा था, जिसमें उसके मम्मी और पापा ने उसे जमकर धोया था। उस दिन गणेश बहुत रोया था और अगले दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाया था। गणेश ने जिस यशी का नाम लिया था वो काफी छोटी हाइट की सुंदर सी लड़की थी। गणेश उसके मुकाबले बहुत लंबा था, इसीलिए राज को लगता था कि गणेश को तो इसके कंधे पर हाथ रखने के लिए भी झुकना पड़ता होगा। सचमुच हम सभी पीछे बैठने वाले हैं? राज ने गहरी सांस लेकर पूछा और अपनी किताबें उठाकर पीछे की तरफ जाने लगा।
तभी रोहन ने राज को पहले ही रोक दिया। राज, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। एक अच्छे बच्चे की तरह शर्मा सर की बातें सुनो और अच्छे से सीखो, रोहन ने कहा। रोहन की बात का एक शब्द भी राज के पल्ले नहीं पड़ रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि रोहन ये क्या बकवास कर रहा था। ऐसा मौका हाथ से मत जाने दो। तुम ही कहते थे ना कि तुम्हें स्कूल में अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाई, फिर यही तो सही मौका है। यासीन ने धीमे से फुसफुसाकर कहा, हमें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। हम तो स्कूल में इंसाफ के फरिश्ते हैं। हम सभी के साथ इंसाफ करते हैं, गणेश ने कहा। इसके बाद राज के सभी साथी एक एक करके पीछे की तरफ चले गए और उनकी बातों से बेवकूफ बना राज आगे ही खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद राज ने अपनी गर्दन घुमाई तो उसे समझ आया कि उसके साथी किस बारे में बात कर रहे थे। राज से थोड़ी ही दूरी पर रिया बैठी थी। राज ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, रिया ने उसे देखकर एक मीठी सी स्माइल कर दी। राज को लगा कि उसके साथी उसकी बात रिया से आगे बढ़ाने के पीछे पड़े थे। दूसरी तरफ राज के सभी साथी पीछे जाकर बैठे थे। यार, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले तो ठंडक थी, रोहन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। क्या तुम्हें भी अभी तक ये समझ नहीं आया? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने राज को पीछे छोड़ दिया, गणेश ने होशियार बनते हुए कहा। अब इसका राज से क्या लेना देना? क्या वो मौसम को कंट्रोल कर सकता है? रोहन ने एक किताब से हवा करते हुए कहा। वो मौसम भले कंट्रोल ना कर पाता हो, लेकिन उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवाएं निकलती है, जैसे उसके अंदर कोई एसी लगा हो। मुझे तो लगता था कि वो एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा अपने साथ रखकर लाता है, गणेश ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके अलावा तुम्हें नहीं लगता कि राज का गोरापन काफी ज्यादा बढ़ गया है? मुझे लगता है कि कल तक वो इतना गोरा नहीं था। आखिर कल के कल ऐसा क्या हुआ होगा कि वो अचानक गोरा हो गया? अपनी टैबलेट बंद करते हुए यासीन ने कहा। यासीन, कहीं तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कों में तो नहीं है? तुमने इस बात पर कैसे ध्यान दिया कि राज गोरा हो गया है? रोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। रोहन, क्या मैं अभी तुम्हारे कंप्यूटर का राज तुम्हें बताऊं या तुम बाद में सुनना चाहोगे? यासीन ने धमकाते हुए कहा। अरे भाई, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, रोहन ने अपने हथियार डालते हुए कहा। यासीन ने रोहन के कंप्यूटर को हैक करके उसकी पर्सनल वीडियो देख ली थी, इसीलिए रोहन की हर उल्टी बात की चाबी हमेशा यासीन के पास रहती थी। मुझे लगता है वो कोई गोरे होने की क्रीम लगाता है, उसका प्यार का बुखार बढ़ने लगा है, गणेश ने कहा। उसने राज और रिया की तरफ इशारा किया और आगे बोला। मैं शर्त लगाता हूँ, इन दोनों के बीच कोई ना कोई खिचड़ी तो पकना शुरू हो गई है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि रिया हमेशा राज के बगल में आकर ही बैठती हैं। इसका मतलब हमने पीछे आकर उन दोनों के लिए ठीक ही किया, यासीन ने कहा। जब इन दोनों की दाल गल जाएगी तो हम राज से पार्टी लेंगे, रोहन ने कहा। उन तीनों को अब किसी हीरो की तरह महसूस हो रहा था, जिसने बड़े नतीजे के लिए एक बड़ा काम किया हो। बदकिस्मती से राज का रिया में अब इंटरेस्ट गायब होता जा रहा था, इसीलिए उसके साथियों का सपना अब बस सपना ही बनकर रहने वाला था। राज बार बार अपना फोन देखकर शल्य के आने का इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में अभी सिर्फ मेडिटेशन टेक्निक और 100 दिनों के आधार बनाने के बारे में बातें चलती थी। समय होते ही शर्मा सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। शर्मा सर की उम्र काफी ज्यादा थी और क्लास में कई तरह के नए तरीके होने के बाद भी वो पुराने ढंग से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर ही पढ़ाते थे। क्लास में एकदम सन्नाटा था। शर्मा सर की क्लास में एक बात सभी को बिल्कुल साफ थी कि यदि आपको क्लास पसंद नहीं आ रही है तो चुपचाप अपने डेस्क पर सिर नीचे करके सो जाओ। लेकिन अगर किसी ने आवाज करने की जरूरत भी उठाई तो वो असाइनमेंट के नंबर काट लेते थे। और असाइनमेंट के नंबर के अलावा और शर्मा सर की क्लास में आने की स्टूडेंट के पास कोई भी दूसरी वजह नहीं थी। सबको फ्री के नंबर पसंद थे, इसीलिए वो चुपचाप डेस्क पर सोना पसंद करते थे। अचानक ही जोरदार आवाजें आना शुरू हो गई। इतनी शांत क्लास के कारण ये आवाजें और भी जोर से सुनाई दे रही थी। सभी लोग इन आवाजों की वजह का पता लगाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गए। दरवाजे पर बहुत ताकत लगती नजर आ रही थी। उसके स्क्रू एक एक करके लकड़ी से बाहर निकल रहे थे। दरवाजा हवा में उछल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जोरदार बम का धमाका कर दिया हो। क्लास किसी वॉर रूम की तरह लग रही थी। ये सबकी सोच के परे था। आखिर ऐसा क्या हुआ था दरवाजे को? क्या कलंदर ने किसी को राज को मारने के लिए भेजा था? सभी की नजरों के सामने दरवाजा खुलकर अलग हो गया और एक पतला सा आदमी दरवाजे से अंदर आया। उस आदमी के बाल ऊपर की तरफ खड़े हुए थे। दोनों आंखें एकदम गहरे काले रंग की थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसने आंखों का मेकअप किया हो, और आमतौर पर लड़कियां ऐसा मेकअप किया करती थी। सभी स्टूडेंट बिना पलक झपके इस आदमी को देख रहे थे। इतने सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ पाकर उस आदमी को थोड़ा अजीब लगा, तो वो अपना सिर खुजाने लगा। लगता है मैं क्लास के बीच में आ गया। तुम लोगों को हुई परेशानी के लिए माफ करना, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम था और ये दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने इसे एक हल्का धक्का मारा और ये टूटकर अलग हो गया। इतने कमजोर दरवाजे लगाने का आखिर क्या फायदा? उसने हंसते हुए कहा। आखिर तुम कौन हो? शर्मा सर ने हाथ में चौक लिए हुए पूछा और उसे बीच में से तोड़ दिया। शर्मा सर बहुत गुस्से में लग रहे थे। शायद मामला बिगड़ने वाला था। आज पहली बार कोई उनकी क्लास में इतनी बदतमीजी से घुसा था। अगर उन्होंने इस बात को यही नहीं दबाया तो स्कूल में कोई भी उनकी इज्जत नहीं करने वाला था। इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत थी। लेकिन वो थोड़े से सहमे हुए भी थे, क्योंकि अगर किसी ने एक बड़े दरवाजे को हल्के से धक्के से तोड़ा था तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाना कठिन बात नहीं थी। लेकिन फिर भी अपना रौब कायम रखने के लिए शर्मा सर ने अपना गुस्सा बरकरार रखा। अभी किनारे हट जाइए, मैं यहाँ जिसको लेने आया हूँ उसे लेकर मैं चला जाऊंगा और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे पास फिलहाल जरा भी समय नहीं है, मुझे अपना काम कर लेने दीजिए। आपकी क्लास में जो भी हुआ उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग चुका हूँ। अब मुझे मेरा काम करने दीजिए ताकि आप अपना काम जारी रख सके। उस आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा। शर्मा सर का माथा टनक गया। वो इस आदमी को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगे। हालांकि जब से उस पतले आदमी ने हाथ हिलाया था, शर्मा सर को समझ आया कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर जमीन पर जम गए थे। ये बात उनके पैरों तक ही नहीं रुकी थी, बल्कि वो अपने होठ भी नहीं हिला पा रहे थे। उनकी आंखें यहाँ वहां नहीं हो पा रही थी, यहाँ तक कि उनके दिमाग में भी ख्याल आना बंद हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया था। उन्हें लकवा लगने जैसा महसूस हो रहा था। अब उनका सारा गुस्सा किसी भी काम का नहीं बचा था, क्योंकि उस गुस्से को दिखाने का उनके पास कोई तरीका नहीं था। कोई भी चीज तभी तक असरदार होती है जब तक उसको दिखाने का जरिया आपके पास हो। लेकिन शर्मा सर तो अब पूरी तरह से बेबस थे। उस पतले आदमी ने क्लास में चारों तरफ देखा। वो किसी खास इंसान को खोज रहा था। किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि असल में यह आदमी क्लास के अंदर किसे ढूंढने आया है। सभी स्टूडेंट डरे हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि यह आदमी उनमें से किसी का नाम बुलाए, इसीलिए सभी स्टूडेंट उससे अपनी नजरें चुरा रहे थे। लेकिन राज अभी भी टूटे हुए दरवाजे की तरफ नजरें गड़ाकर देख रहा था। इसमें कुछ तो बात है, वरना कोई आम इंसान इस तरह से दरवाजे को नहीं तोड़ सकता। ये कोई ना कोई जादूगरी है जिसने थकान मिटाने वाली दवाई खा ली है। क्या यही शल्य है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहाड़ी इमारतियों के शल्य तो बहुत ही अच्छे लगते होंगे, जबकि इस आदमी के बाल तो हवा में खड़े हैं। राज ने मन ही मन सोचा और अपना सिर हिलाया। लेकिन राज की बदकिस्मती ने दस्तक दे दी थी। आप जिस बात से भागना चाहे वो बात आपके पीछे आ ही जाती है। राज, बाहर आओ, मैं शल्य हूं। उस पतले आदमी ने राज की तरफ देखकर कहा और हाथ हिलाते हुए हंसने लगा। अचानक सभी स्टूडेंट राज की तरफ देखने लगे। उनका देखना धीरे से घूरने में बदल गया। राज को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब उसके दिन आम ढंग से नहीं गुजरने वाले थे, न ही उसकी जिंदगी में शांति बची थी। आखिर इन्हें बिना फोन लगाए पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या इन्होंने मुझे ढूंढने के लिए भी किसी जादू का इस्तेमाल किया होगा? राज ने मन ही मन सोचा। आखिरकार राज अपनी जगह से उठकर शल्य के पास चला गया। शर्मा सर, मैं अगली 2 क्लास की छुट्टी चाहता हूँ, राज ने अजीब ढंग से कहा। शर्मा सर की पलकें भी नहीं झपक रही थी। उनका शरीर एकदम अकड़ा हुआ था। शायद ठीक होने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहने वाला था। उन्हें तो याद भी नहीं रहेगा कि एक बच्चा उनके होते हुए क्लास से बाहर निकल गया था। ये क्या चल रहा है?
जल्दी करो और मेरे साथ चलो। शल्य ने राज का हाथ पकड़कर कहा। रोहन, मेरा बैग बंद कर देना, राज ने आगे बढ़ते हुए कहा। ये कोई डिलीवरी वाला तो नहीं है ना? क्लास के पीछे से हैरान परेशान रोहन ने कहा। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो पिछले वाले भी डिलीवरी वाले नहीं लगे थे, गणेश ने कहा। सीनियर शल्य, आपने मुझे ढूंढा कैसे? रास्ते में राज ने पूछा। इसे लोकेशन बेस्ड सर्विस कहते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा नंबर डालकर तुम्हारी पोजीशन का पता लगा सकता हूँ। इसके बाद मुझे बस उसे ढूंढना था जिसने थकान मिटाने वाली दवाई खाई हो, और मैं भीड़ में भी तुम्हें आसानी से पहचान सकता था। इस दवाई को खाने के बाद तुम में और आम इंसान में फर्क करना बहुत आसान हो जाता है। शल्य ने समझाते हुए कहा। राज ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था और उसके सपनों का महल ढह गया। उसको लगा था कि शल्य ने हजारों किलोमीटर दूर से किसी जादू की मदद से उसका पता लगाया था, बल्कि उसने तो राज के फोन की लोकेशन ट्रेस करके राज का पता लगाया था। लेकिन मेरे फोन की लोकेशन जानने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत होनी चाहिए थी। क्या शल्य कोई हैकर भी है और उसने मेरे फोन को हैक करके उसकी लोकेशन पता लगाई? राज ने मन ही मन सोचा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आप इतने फैशनेबल होंगे सीनियर शल्य, राज ने कहा। फैशनेबल? किस मामले में? शल्य ने उलझन में पड़कर पूछा। आपकी हेयर स्टाइल को ही ले लो, राज ने जवाब दिया। अच्छा, ये तो इसीलिए हो गए क्योंकि मैं अपने इलाके से यहाँ तक तलवार पर उड़ता हुआ आया हूँ। उस दौरान हवा काफी तेज चल रही थी, इसीलिए मेरे बाल खड़े हो गए, शल्य ने एम्बेरस होकर कहा। अच्छा, और इन काली आंखों का क्या? क्या आपने कोई मेकअप किया है? राज ने अगला सवाल पूछा। मेकअप? अच्छा, ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मेकअप के बारे में बताया था। हालांकि ये कोई मेकअप नहीं है, ये तो मेरे डार्क सर्कल हैं। दवाई बनाने के कारण हमें कई रातें जगना पड़ता है। कई बार तो हमें बिना खाए और बिना सोए हफ्तों तक रहना पड़ता है। समय के साथ ये डार्क सर्कल आ ही जाते हैं। अभी भी मुझे कुछ दवाई बनाने में 10 दिन तक लग जाते हैं, इसीलिए ये डार्क सर्कल कभी जाते ही नहीं। शायद जब मैं अगले लेवल पर पहुंचूंगा तो ये डार्क सर्कल चले जाएंगे। शल्य ने हंसते हुए जवाब दिया। राज को अपने दिमाग में कई सुइयां जैसी चुभती महसूस हुई। उसने जैसा सोचा था आज वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके मन की सारी बातें झूठ ही साबित होती जा रही थी। ग्रुप के मुकाबले असलियत में शल्य काफी बातूनी लगते हैं। ग्रुप में तो ये कुछ बोलते ही नहीं, और तो और इन्हें काफी हंसना भी पसंद है। मैंने इनके बारे में जैसा सोचा था ये उससे बिल्कुल अलग है, राज ने मन ही मन सोचा। राज और शल्य उसके कमरे में आ गए। तो तुम यहाँ रहते हो, तुमने दवाई किस कमरे में बनाई? शल्य ने पूछा। मेरे पास कोई अलग से कमरा नहीं है, मैंने इसी कमरे में दवाई बनाई थी, राज ने कमरे की तरफ इशारा करके बताया। यही? हो सकता है तुमने इंडक्शन का इस्तेमाल भी तो किया था, इसीलिए तुम इस छोटी जगह पर भी ये काम कर सकते हो, शल्य ने अपनी भौहें उठाकर कहा। हालांकि अंदर ही अंदर एक नॉर्मल कमरे में दवाई का बनाया जाना शल्य को बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस लेने के अलावा और कुछ भी कहना बेहतर नहीं समझा। अच्छा राज, ये बताओ, क्या तुम एक बार फिर से थकान मिटाने वाली दवाई बना सकते हो ताकि मैं अच्छे से उसे देख सकूं? शल्य ने पूछा। कल जब शल्य ने राज के तरीके के बारे में सुना था तो उसे इस बारे में गहरी रुचि जाग गई थी, लेकिन दवाई बनाना एक कठिन कला थी, इसीलिए कई चीजों का ध्यान रखा जाना जरूरी था। इसीलिए वो एक बार राज को दवाई बनाता देखना चाहता था। अभी? राज ने घड़ी की तरफ देखते हुए पूछा। घड़ी में 9:30 बज रहे थे और उसकी तीसरी क्लास आधी खत्म हो चुकी थी। क्या कोई दिक्कत है? शल्य ने हैरान होकर पूछा। अभी हमारे पास समय नहीं है, थोड़ी देर में मेरी क्लास खत्म हो जाएगी और हमारा लंच हो जाएगा, राज ने समझाते हुए कहा। अरे मैं तो भूल ही गया, आम लोगों को खाना खाने की जरूरत भी होती है। कितने दुख की बात है, जादूगरों को ऐसी समस्याओं के लिए बस एक गोली की जरूरत पड़ती है, शल्य ने धीमे से बड़बड़ाते हुए कहा और आगे बोला। राज, क्या तुम्हारे पास दोपहर में समय होगा?
हम दोपहर में साथ मिलकर थकान मिटाने वाली दवाई बना सकते हैं। दोपहर में मेरी क्लास है, राज ने कहा। लेकिन राज पहले ही छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख चुका था। फिर भी उसने क्लास के बारे में कहा। तुम्हारी क्लास है? मैं तो भूल ही गया कि तुम एक स्टूडेंट हो। दोपहर में तुम्हें कौन पढ़ाने वाला है? शल्य ने सामान्य ढंग से पूछा। ये सवाल सुनकर राज चौकन्ना हो गया। उसे दाल में कुछ काला लगने लगा। वो समझ रहा था कि शल्य दोपहर की क्लास कैंसिल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार था। सीनियर, मेरी बात का बुरा मत मानना। मुझे लगता है कि आप काफी कमाल के जादूगर हैं, लेकिन क्या आप मेरे दोपहर के टीचर को हॉस्पिटल भेजने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? राज ने सीरियस होकर पूछा। उसे पंखुड़ी के सभी जादू अच्छे से याद थे, इसीलिए वो शल्य के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तुमने ये तरीका भी ढूंढ लिया, ये कमाल का आइडिया है ना। अगर तुम अपने टीचर को हॉस्पिटल भेज दोगे तो तुम्हें दोपहर में कोई क्लास नहीं करनी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं उन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस उनकी एक टांग तोड़ दूंगा, शल्य ने बड़े ही आम ढंग से कहा। क्या इन लोगों के लिए किसी की टांग तोड़ना इतनी आम बात है? राज ने मन ही मन सोचा। क्या राज अपने टीचर की टांग टूटने से बचा पाएगा? क्या राज दोपहर में दवाई बनाने के लिए कोई और ढंग की वजह ढूंढ पाएगा?